ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल की डॉक्टर रूपाली मलिक। नमस्कार। कोरोना जागरूकता श्रृंखला के आज के इस कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। किसी ने क्या खूब कहा है कि भाई अगर बादल हैं, आसमान है, तो बादल अपना धर्म कभी नहीं छोड़ेंगे। अगर बारिश होनी है तो वो तो होगी ही ना, लेकिन हमें क्या करना है? हमें उसमें भीगना नहीं है, हमें उससे अपने आप को बचा के रखना है। बस यही कुछ हो रहा है कोरोना के साथ। अगर कोरोना ने बढ़ना है, घटना है, तो वो होना ही है, लेकिन हमें उससे अपने आप को बचा के रखना है ताकि हम अपने आप को, अपने परिवार को, अपने समाज को बचा के रखें। पिछले 2 या 2.5 साल से लगातार हम ये कार्यक्रम करते आ रहे हैं और हमें उम्मीद है कि आपने इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत कुछ जाना होगा, कोरोना से बचने के उपाय भी जाने होंगे। कोरोना की रफ्तार धीमी पड़ी, कोरोना की रफ्तार फिर तेज हो गई। यानी इन्हीं ऊहापोहों के बीच टीकाकरण भी आया, टीकाकरण भी हुआ, लेकिन एक बार फिर ऐसा लग रहा है कि जैसे पिछले कुछ हफ्तों से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। यानी इससे साफ ये स्पष्ट हो चुका है कि संक्रमण जो है वो अभी पूरी तरह से टला नहीं है। कब टलेगा नहीं जानते। ऐसे में एहतियात बरतना है और जो कुछ भी सरकार दिशा निर्देश जारी कर रही है उन्हें अपनाते रहना है। और हाँ, हमारे इस कार्यक्रम को लगातार रोजाना सुनना है और अपने सवालों के जवाब आपको ढूंढने हैं, इसमें अपनी जिज्ञासाओं को शांत करना है। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर रूपाली मलिक। डॉक्टर रूपाली, स्वागत है आपका। धन्यवाद नवीन जी, आमंत्रित करने के लिए। जी डॉक्टर रूपाली, पिछले कुछ हफ्तों से हम देख रहे हैं कि कोरोना के केसेस में फिर थोड़ी सी रफ्तार पकड़ ली है। खासकर हम अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में केसेस अब लगातार कुछ बढ़ते से नजर आ रहे हैं। हालांकि सिवियरिटी इतनी नहीं है। ऐसे में हम क्या ये मान के चलें कि जो सिवियरिटी नहीं हो रही है और जो कोरोना के केसेस में उनमें शार्प सर्ज जो है, बढ़ोतरी नहीं हो रही है, दैट इज बिकॉज ऑफ द टीकाकरण, हमने जो वैक्सीनेशन लिया हुआ है उसके कारण है क्या? जी बिल्कुल नवीन जी, देखिए, जो सबसे बड़ी चीज जो हमें इस समय बचाए हुए है कोरोना वायरस से, वो है वैक्सीनेशन। इस टाइम हम सभी लोग जानते हैं कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करते करते कहीं ना कहीं एक कंप्लेसेंट बिहेवियर इस समय देखा जा रहा है। कुछ हम खुद थक चुके हैं, कुछ बीच में जो हमारी जो जितनी भी गाइडलाइंस है उसमें कुछ रिलैक्सेशन दिया गया था, तो उसके कारण वो चीज से ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है, जो हमें बचा रहा है, वो वैक्सीनेशन है। तो वैक्सीनेशन को हमें बहुत ही सीरियसली लेना है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जिसने किसी भी कारणवश अपनी डोजेज नहीं ली हैं, तो आप प्लीज जल्दी से जल्दी अपनी वैक्सीनेशन पूरी करें। पहले 2 डोजेज लें, फिर आप अपना बूस्टर डोज लें, तो ये बहुत जरूरी है। जी श्रोताओं, अगर आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं, डॉक्टर रूपाली से प्रश्न करना चाहते हैं कोरोना के बारे में, तो आप फोन कर सकते हैं 23421764। फोन नंबर एक बार फिर सुन लीजिए, 23421764। दिल्ली से बाहर के श्रोता हैं तो 011 जरूर लगवाएं। डॉक्टर साहब, बूस्टर डोज की बात और यह प्रिकॉशनरी डोज की बात हम अपने इस कार्यक्रम में करना चाहेंगे। हमें जानना चाहेंगे कि प्रिकॉशनरी डोज कितनी अहम है। हालांकि 2 डोजेज हमें लग चुकी हैं। हमारे 2 डोजेज लगने के बाद अगर 8 या 9 या 10 महीने जो भी उसका पीरियड होता है वो खत्म हो चुका है, क्या उसके बाद बूस्टर डोज लगाना नेसेसरी हो जाता है, जरूरी हो जाता है आज के हालात को देखते हुए? बिल्कुल, देखिए नवीन जी, आपने जैसा कहा आज के हालात को देखते हुए, तो हमें ये चीज समझनी होगी कि जो कोविड है वो भी पूरी तरीके से गया नहीं है। ये जो डिफरेंट वेव्स है, या कभी नंबर कम होना, कभी नंबर ज्यादा होना, ये चीज अब एक हमारी लाइफ का रूटीन बन चुका है और ये चीज हम आगे भी एक्सपीरियंस करते रहेंगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि जब तक हम ये वेव थोड़ा थोड़ा ये राइज ऑफ नंबर्स देख रहे हैं, हम अपने आप को प्रोटेक्टेड रखें। और इसीलिए उसके चलते हुए अगर आपने 2 वैक्सीन की डोजेज ली हैं, फिर भी अगर आप अभी आपके लिए पॉसिबल है तो आप बूस्टर डोज भी लें, क्योंकि जैसा कि स्टडीज ने बताया है कि जो वैक्सीन का जो इफेक्ट है वो 3 से 6 महीने के बाद कम होने लगता है।
तो ऐसे में अगर उस समय हम देखते हैं कि केसेस फिर भी बढ़ रहे हैं तो बेटर है कि हम एडिक्वेट प्रोटेक्शन रखें और एक बूस्टर डोज जरूर लें। जी डॉक्टर रूपाली, बूस्टर डोज लेने से पहले क्या हमें अपने शरीर में एंटीबॉडीज चेक कराने की जरूरत है? जी नहीं, अभी की जो गाइडलाइंस है उसमें कोई ऐसा इंडिकेटेड नहीं है, क्योंकि देखिए एक वो अलग से एक हमारे हेल्थ सिस्टम पे लैब पे एक एडिशनल प्रेशर होगा, उसका फायदा नहीं है। तो सभी लोगों को आप अगर अवेलेबल है तो आप बूस्टर डोजेस जरूर लें, उसमें कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। जी डॉक्टर रूपाली, ये जो बूस्टर डोज है, प्रिकॉशनरी डोज है, क्या ये वो जो 2 डोज हमने पहले ली है उससे कुछ अलग है, क्वांटिटी वाइज अलग है या सॉल्ट अलग है या कुछ अन्य तरह की ये डोज है? नहीं, ये बिल्कुल सिमिलर है जो आपने पहले 2 डोजेस ली हैं उसके। अभी की स्टडीज के हिसाब से तो जो आपका मिक्सिंग ऑफ वैक्सीन है वो भी अलाउड नहीं है अभी, जो आपकी जो गाइडलाइंस हैं। तो आपको सेम ही वैक्सीन की सेम डोज लेनी है, उसमें ऐसा कुछ अलग नहीं है, वही सेम चीज है। जी पहली 2 डोजेस की वजह से हमें करीब 9 महीने का एक गैप मिला और इस बीच हम लोग अपने आप को सुरक्षित रख सकी। बूस्टर डोज की अगर हम बात करें तो क्या ये कुछ स्टडीज आई हैं या कुछ पैरामीटर्स आए हैं कि ये अगले 9 महीने, 10 महीने, साल भर तक हमें सेफ रख सकती हैं कोरोना से? देखिए एग्जैक्टली एक टाइमलाइन डिफाइन करना अभी की स्टेज पे मुश्किल है, क्योंकि अभी प्रिकॉशनरी डोज या जो बूस्टर डोज है हमने जनवरी से ही देना शुरू किया है। तो उसको इफेक्ट को समझने में कितने समय तक रहता है, कितना इफेक्ट रहता है, उसके लिए कुछ समय की जरूरत होगी। हम सभी जानते हैं कोरोना एक इवॉल्विंग सब्जेक्ट है, हमने सब कुछ साथ साथ में ही सीखा है, पहले से किसी को भी कुछ मालूम नहीं है। तो इसी तरीके से कितने समय तक वैक्सीन ये जो बूस्टर डोज इफेक्टिव होगी या कब हमें दोबारा एक बूस्टर की आवश्यकता पड़ेगी, अभी ये चीज कहना मुश्किल है। बट फिलहाल यही है कि आप जब भी पॉसिबल हो, एक अगर बूस्टर डोज के लिए आप ड्यू हैं, 9 मंथ हो चुके हैं, तो आप उसको जरूर लें। जी डॉक्टर रूपाली, चर्चा हम इस पे जारी रखेंगे। इस बीच हमारी पहली श्रोता उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से रिंकी तिवारी हमारे साथ जुड़ चुकी है अपनी जिज्ञासा, अपने सवाल के साथ। रिंकी जी, स्वागत है आपका। स्वागत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नवीन सर नमस्कार। नमस्कार। और आपके साथ मैं नमस्ते। हाँ जी नमस्कार। जी जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे अभी आप देख रहे हैं कि एग्जाम चल रहे हो, चाहे कॉलेज वाले हों, चाहे फिर अभी सीबीएसई बोर्ड वालों का भी चल रहा है, यूपी बोर्ड वाला तो खत्म हो गया। सर क्या होता है, हम यहाँ से तो बहुत पढ़ते हैं, एक डिप्रेशन में हम लोग होते हैं, मनोवैज्ञानिक दबाव होता है हम लोगों के ऊपर, लेकिन हम जो प्रश्न जानते हैं तो हम इतने डिप्रेशन में सर वहाँ पे होते हैं कि हम एग्जाम नहीं दे पाते। जो क्वेश्चन जानते हैं वो भी हमसे गलत हो जाता है। तो हम मानसिक संतुलन जो है एक डिप्रेशन से कैसे निकले, ताकि जो हमारा प्रश्न है वो भी सही हो जाए और हमें अच्छे अंक प्राप्त हो। धन्यवाद सर। डॉक्टर साहब, अगर इस सवाल को हम कोरोना से जोड़कर देखें तो क्या बच्चों पर पिछले 2 साल से जो कि बिल्कुल भी घर से बाहर नहीं निकले हैं, अब जब ऑफलाइन एग्जाम्स शुरू हो गए हैं तो थोड़ा सा उन पे डिप्रेशन भी है, कोरोना से रिलेटेड भी है और एक नॉर्मल जिंदगी शुरू करने का भी थोड़ा सा उन पे डिप्रेशन का प्रभाव रहता है। ऐसे में ये जानना चाहते हैं कि अब उन्हें क्या करना चाहिए? जी बिल्कुल, देखिए शुरू से ही हम एक स्वस्थ मानसिक संतुलन की बात करते आए हैं। जब से हमने कोरोना वायरस को जाना है, शुरू से ही ये मुद्दा हमारे सामने रहा है। लॉकडाउन की स्थिति रही है, लोगों ने अपने व्यवसाय को खो दिया है, बहुत से लोगों ने और भी अपने घर वालों को खो दिया है। तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हम सबने डील की हैं ये कोरोना के पिछले 2 सालों में। इसमें मैं यही कहना चाहूंगी, देखिए एक मेंटल हेल्थ जो है वो आपके अपने ऊपर डिपेंड करती है। तो उसके लिए आप अगर एक रेगुलर अपना लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं, आप मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं, हेल्दी डाइट को लेते हैं, कम से कम 8 घंटे की नींद लेते हैं और अपने फैमिली में लोगों से वेल कनेक्टेड रहते हैं। देखिए भले आप फिजिकली कभी दूर भी हैं, बट तब भी आप फोन के द्वारा या वैसे अपनी फैमिली, अपने क्लोज फ्रेंड्स, उनसे आप कनेक्टेड रहें, ये बहुत जरूरी है। तो आपको आइसोलेटेड फील नहीं करना है और स्ट्रेस और प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, चाहे वो कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, क्योंकि जितना प्रेशर आपको है उतना ही प्रेशर किसी भी और स्टूडेंट को उस समय पे होगा। तो आप ऐसा ना सोचें कि ये केवल आपके लिए है, सभी के लिए उतना ही प्रेशर का समय है। तो आप उस चीज को भूल जाएं, आप अपनी केवल पढ़ाई पे ध्यान दें और जो बेस्ट कर सकते हैं वो करें। 100% कोई अचीव नहीं कर सकता है, बट जो आप अपना बेस्ट दे सकते हैं आप वो बेस्ट दें। जी, हिमाचल प्रदेश के शिमला से मुन्नी लाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं अपने सवाल के साथ। स्वागत है आपका आज के इस कार्यक्रम में मुन्नी लाल जी।
नमस्कार सर। नमस्कार, क्या जानना चाहते हैं? डॉक्टर साहब नमस्कार। हाँ जी नमस्कार। डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना ये चाहता हूँ कि मैं बीमार हूँ ना जी, बहुत ज्यादा, यानी मुझे शुगर भी बहुत ज्यादा होता है और साथ में मैं पैरालाइज का पेशेंट हूँ जी। ठीक है। तो मैंने अभी तक जो है वो डोज नहीं ली, ना पहली ना दूसरी, क्योंकि मैं डर रहा हूँ डॉक्टर साहब की कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि अब पैरालाइज भी है ना जी मुझे। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, डॉक्टर रूपाली। हाँ जी, देखिए जैसा कि उन्होंने बताया कि शुगर के मरीज हैं और उनको स्ट्रोक या पैरालिसिस की भी दिक्कत है, तो आप एक ऑलरेडी हाई रिस्क कैटेगरी में हैं और आपको बिल्कुल अर्जेंटली अपना वैक्सीनेशन लेना चाहिए। आपने बताया कि आपने पहला या दूसरा डोज भी नहीं लिया है, तो आप ये गलती ना करें। आप प्लीज वैक्सीनेशन जरूर लें, क्योंकि वैक्सीनेशन डेफिनेटली आपको एक सिवियर डिजीज से बचाता है। जी डॉक्टर रूपाली, जब ये वैक्सीनेशन सेंटर जाएं तब इन्हें वहां पे क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? देखिए नवीन जी, जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की हम बातें करते आ रहे हैं वो हर सिचुएशन में सेम है। आप स्कूल जाते बच्चों की बात करें, ऑफिस जाते लोगों की बात करें, हॉस्पिटल जाते मरीजों की बात करें, या वैक्सीनेशन सेंटर पे अगर कोई विजिट करता है तो क्या, तो वही स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस हैं, जिसमें कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना, कफ एटिकेट्स को फॉलो करना और हाथ धोते रहना, हैंड हाइजीन फॉलो करना। बस यही 3-4 बेसिक चीजें हैं जो हम शुरुआत से आपको नियमित रूप से बताते आ रहे हैं। बस इतना ही करना है, उससे ज्यादा की आपको आवश्यकता नहीं है। जी, हमारे अगले श्रोता हैं हरियाणा के गुरुग्राम से सुभाष। सुभाष जी, स्वागत है आपका आज के इस कार्यक्रम में। नवीन सर, शुभ संध्या आपको। जी शुभ संध्या। और डॉक्टर साहब को भी मेरा शुभ संध्या। जी, क्या जानना चाहते हैं? जी सर, मैं ये जानना चाहता था कि प्रिकॉशनरी डोज सर अति आवश्यक है क्या? और दूसरा सवाल मेरा ये है कि प्रिकॉशनरी डोज जो थर्ड डोज लगेगा या कोई व्यक्ति लगवाना चाहे तो वो क्या वही वैक्सीन लगेगा जो अदरवाइज पहले लग चुका है, या कुछ चेंजिंग या बदलाव हो सकता है? धन्यवाद सर, मैं ये पूछ। जी डॉक्टर रूपाली। हाँ जी, देखिए ये चीज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो प्रिकॉशनरी डोज है उसमें आपको सेम ही वैक्सीन सेम डोज ही लगेगा जो आपको पहले मिला है। एक तो ये बात है, और जो आप कह रहे हैं कि क्या ये बहुत जरूरी है या आवश्यक है, तो आज की स्थिति अगर देखी जाए तो उस समय मैं आपसे जरूर कहूंगी कि कोरोना के केसेस अभी भी बढ़ते और कम होते दिखाई दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बीमारी पूरी तरीके से चली गई है या बहुत ही बिल्कुल ना के बराबर हो गई है, तो अभी भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डर कायम है। तो इसलिए बेहतर ये रहेगा कि अगर आप 9 महीने हो चुके हो और आप एलिजिबल हैं तो आप बिल्कुल वो प्रिकॉशनरी डोज या बूस्टर डोज जरूर लें। जी, हमारे अगले श्रोता हैं गाजियाबाद लोनी रोड से मोहम्मद यामीन। अपने सवाल और अपनी जिज्ञासा के साथ हमसे जुड़ चुके हैं। यामीन जी, स्वागत है आपका आज के इस कार्यक्रम में। सर नमस्कार। नमस्कार। मैम को भी नमस्कार जी। मैं यामीन भाई वीडियो वाला सिरोड़ी लोनी जिला का। जी कहिए सर, मैं जानना चाह रहा था मैम, क्योंकि जैसे आजकल जो वायरस थोड़ा बढ़ा हुआ है तो इसमें कौन सा ज्यादा आ रहा है, सामने डेल्टा आ रहा है, ओमिक्रॉन आ रहा है, कौन सा मतलब ज्यादा फैल रहा है, ये जानना चाह रहा हूं। डॉक्टर रूपाली, ये एक आम प्रश्न है जनता का, लोगों का, कि अब जब कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं तो उसमें कौन सा म्यूटेंट हुआ है, कौन सा वेरिएंट है जिसे हम वेरिएंट ऑफ कंसर्न की स्थिति में देख सकते हैं? ओमिक्रॉन है, डेल्टा है, BA.1 है या BA.12 है, बहुत सारे वेरिएंट इस समय हैं। जी बिल्कुल, देखिए मैं एक इम्पोर्टेंट और एक सिंपल मैसेज आप सभी लोगों को कन्वे करना चाहूंगी कि ये जो वेरिएंट ऑफ कंसर्न है या किस समय कौन वेरिएंट हमारी कम्युनिटी में है, ये एक जनरल पॉपुलेशन का पॉइंट ऑफ डिस्कशन नहीं होना चाहिए। ये हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि इस समय क्या वेरिएंट है, बस हमें ये ध्यान रखना है कि नंबर बढ़ रहे हैं तो हमें स्टैंडर्ड जो प्रिकॉशंस हैं वो लेने हैं। देखिए कोई भी वेरिएंट हो, हमारे प्रिकॉशंस नहीं बदलते हैं, हमारी वैक्सीन नहीं बदलती है, तो कौन सा वेरिएंट है इस पे डिस्कशन करना मुझे लगता है हमें एक्सपर्ट्स के लिए छोड़ देना चाहिए, और जनरल लोगों को इस बारे में बहुत ज्यादा डिस्कशन की जरूरत नहीं है। तो जो भी वेरिएंट है आपके लिए प्रिकॉशंस वही है, तो आप उसी तक सीमित रहें और पैनिक ना करें, क्योंकि जितना हम डिस्कस करते हैं कि नया वेरिएंट है, ये है, वो है, उससे एक पैनिक की स्थिति कभी कभी जो है आप पैदा हो जाती है, तो उसकी जरूरत नहीं है। महाराष्ट्र के ठाणे से जी डॉक्टर रूपाली, एक और श्रोता, एक और लिस्टर हमसे जुड़ चुके हैं महाराष्ट्र के ठाणे से, गुरुनाथ जी। उनका प्रश्न सुनते फिर बात करते हैं। गुरुनाथ जी, स्वागत है आपका। हाँ जी सर, नमस्कार। जी नमस्कार। सर मैम को भी नमस्कार।
हाँ जी, नमस्कार। जी मैं मेरा क्वेश्चन है मैम, मैं जो अभी मैं दो डोज ले चुका हूँ, साल भर हुआ है, तो क्या मुझे अभी ये जो प्रिकॉशन बूस्टर डोज के बारे में मैं सोच रहा हूँ कि एंटीबॉडी चेक करके लेना चाहिए कि ऐसे ही लेना चाहिए? थैंक यू मैम। डॉक्टर रूपाली। हाँ जी, बिल्कुल। देखिए, ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि क्या हमें प्रिकॉशनरी डोज से पहले अपना कोई एंटीबॉडी लेवल चेक कराने की जरूरत है। तो ऐसा नहीं है, अभी के कोई दिशा निर्देश ऐसा नहीं कहते हैं। अगर आप 9 महीने आपको हो चुके हैं 2 डोज लगवाए हुए और आप एलिजिबल हैं तो आप बिल्कुल लगवाएं, आपको कोई लेवल्स कराने की जरूरत नहीं है। क्योंकि देखिए, लेवल्स कराना ही ये चीज इंडिकेट नहीं करता है कि आपको कितनी सेफ्टी मिलेगी या इफेक्टिवनेस कितनी होगी। उसके बियॉन्ड भी बहुत से और चीजें हैं जो शायद हम हर समय हर किसी के साथ नहीं डिस्कस कर सकते, पर उसके अलावा और भी फायदे हैं जो आपको वैक्सीन प्रोवाइड करती हैं। जी डॉक्टर साहब, कोरोना धीरे धीरे अपने पैर दोबारा पसार रहा है, हालांकि उतनी तेजी अभी नहीं आई है। ऐसे में हम क्या ये मान के चले कि ये इसकी चौथी लहर के आगमन की सूचना हो सकती है? देखिए, कहना बड़ा मुश्किल है कि क्या हम 4th वेव देखेंगे, नहीं देखेंगे, कैसी देखेंगे, ये बहुत मुश्किल है। बट क्योंकि अगर हमें थोड़ा भी ऐसा लगता है कि नंबर बढ़ रहे हैं तो हमें उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए या अपना कंप्लेसेंट बिहेवियर कंटिन्यू नहीं रखना चाहिए। तो ये मैं जरूर कहूंगी कि अगर नंबर में बढ़ोतरी देखी जा रही है तो आप अपना कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है उसका ध्यान जरूर रखें। जो लोग बिल्कुल वैक्सीनेटेड नहीं है वो अपनी वैक्सीन लें, और जो ऑलरेडी वैक्सीनेटेड है अगर वो एलिजिबल है तो वो अपनी बूस्टर या प्रिकॉशनरी डोज को भी जरूर लें। जी, दिल्ली से रमेश कुमार अपने सवाल के साथ हमसे जुड़ चुके हैं। रमेश जी, स्वागत है आपका। हाँ, नमस्कार डॉक्टर साहब। जी नमस्कार। डॉक्टर साहब, ऐसा था जैसे अपने कोई छोटी सी गैदरिंग है तो वहाँ हमने जाना हो तो क्या जा सकते हैं मास्क वगैरह लगा के अपना प्रिकॉशंस लेके, या बिल्कुल अवॉइड करें? प्लीज ये बात जानना चाहते थे हम डॉक्टर साहब। जी बिल्कुल। देखिए, ये बात इस समय हर किसी के जहन में है कि क्या हम बाहर घर से निकल सकते हैं, छोटी मोटी गैदरिंग्स हैं क्या हम उनको अटेंड कर सकते हैं? बिल्कुल कीजिए। 2 साल से हम सभी इस नॉर्मल समय का इंतजार कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं अब हमारे पास ये फैसिलिटी है, ये सब चीजें गैदरिंग्स और ये सब इस समय है, तो आप उसको अटेंड कीजिए। बट ये जो प्रिकॉशंस है इनको अगर जितना हो सके फॉलो करें। थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करें। अगर किसी को कोई सिम्टम्स है, कोई बुखार है या खांसी है, जुकाम है, ऐसे लोग अवॉइड करें किसी भी गैदरिंग में जाना। और आप हमेशा कफ एटिकेट्स का पालन करें, मास्क लगा के रखें, हाथों को धोते रहें। तो अगर आप वैक्सीनेशन जरूर लें। तो अगर ये सब चीजें हैं तो आप इन प्रिकॉशंस के साथ आप अपनी गैदरिंग एक तरीके से आप अटेंड कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, अब बच्चों के लिए भी टीके अवेलेबल हैं मार्केट में। ऐसे में अभिभावकों में एक थोड़ी सी शंका बनी हुई है कि बच्चों को जो लगाने जाने वाला टीका है वो कितना सुरक्षित है और कौन सा टीका बच्चों को लगाया जाए? जी बिल्कुल। देखिए, अभी जो 12 साल से ऊपर के जो बच्चे हैं उनको कॉर्बेवैक्स वाला जो टीका है वो दिया जा रहा है। और मैं आप सभी से ये अनुरोध करूंगी कि हमें इस सिस्टम पे विश्वास करने की जरूरत है। देखिए, ऑलरेडी 2 साल से ज्यादा अब हमें कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम देखते हुए हो चुका है। तो शुरू में ये वैक्सीनेशन हेजिटेंसी जरूर थी, बट हम समय के साथ हम सबने ये रियलाइज किया है कि गवर्नमेंट ने जो भी डिसीजंस लिए हैं वो सभी हमारे हित में हैं, और जितनी भी वैक्सीन जो अप्रूव हुई हैं वो सब एफिकेशियस हैं, सब सेफ हैं। तो हमें आगे भी इस विश्वास को बनाए रखना है। तो जो भी गाइडलाइंस जो गवर्नमेंट की तरफ से दी जाती हैं, अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आपको किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं होगी। जी, दिल्ली से अगले श्रोता हमारे हैं धर्मवीर जी। धर्मवीर जी, स्वागत है आपका आज के इस कार्यक्रम में। क्या जानना चाहते हैं? नवीन जी नमस्कार। नमस्कार। मैं धर्मवीर दिल्ली से बोल रहा हूँ। जी डॉक्टर नमस्कार। डॉक्टर साहब, जैसे देखा जाता है कि वैक्सीन लगवाने जाते हैं सेंटर पर, तो जिस सीट पे एक पेशेंट इंजेक्शन लगवाता है उसके बाद दूसरा आता है तो वो सीट को सैनिटाइज नहीं किया जाता है। इस तरफ क्यों नहीं ध्यान दिया जा रहा? और दूसरा मैं ये पूछना चाहूंगा, जो जितने भी ये वायरस आते हैं इनके नए नए नाम आप बताते हैं, गामा, बीटा, डेल्टा प्लस, डेल्टा और ओमिक्रॉन। इसके अलावा अब नए इनके नाम कौन रखते हैं? इस तरह से जो खतरनाक नाम सुनने को मिलते हैं, इसको कौन रखते हैं? एक ही नाम रहने दीजिए। जी बिल्कुल। देखिए, इसी से रिलेटेड सवाल पहले भी था, तब मैंने आपको एग्जैक्टली यही जवाब दिया था कि कॉमन
जो आप कॉमन पॉपुलेशन जो है या जो कॉमन मैन है उसके लिए ये डिस्कशन करना कि इस समय कौन सा वेरिएंट है या कौन सी स्ट्रेन है वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि किसी भी स्ट्रेन के साथ आपके प्रिकॉशंस नहीं बदलते हैं। ये एक्सपर्ट्स और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए जानना जरूरी है कि किस समय कम्युनिटी में कौन सी वेव है या कौन सा स्ट्रेन है, उसके अकॉर्डिंग कौन सी वैक्सीन लगेंगी या क्या कुछ वैक्सीनेशन में मॉडिफिकेशन होगा। तो कॉमन लोगों के लिए ये चीजों पे डिस्कस करना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आपको बस ये जानना जरूरी है कि आपको जहाँ जरूरत है वहाँ पे कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना है। और जो वैक्सीनेशन सेंटर पे आप सैनिटाइजेशन की बात करते हैं, ये चीज आप जो लोकल जो भी आपकी अथॉरिटीज है उनसे डिस्कस कर सकते हैं जो भी वैक्सीनेशन सेंटर पे है, क्योंकि आज की गाइडलाइन में इस तरह का जो है जो ये सीट का सैनिटाइजेशन जो आप डिस्कस कर रहे थे वो ऐसा रिकमेंडेड नहीं है गाइडलाइन में कि आपको हर व्यक्ति के बाद आपको सैनिटाइज करना है। बाकी फिर भी जितना मैक्सिमम पॉसिबल है उतना सब जगह किया जा रहा है। बाकी आप अपनी लोकल अथॉरिटीज से आप डिस्कस कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, इस समय बच्चों के लिए जो टीके अवेलेबल हैं उनको कहा जा रहा है कि ये इंट्रामस्कुलर वैक्सीन है और ज़ैकॉव-डी का जो है बिना सुई के टीका लगाया जाएगा। क्या आप हमारे लिसनर्स को समझाएंगे कि इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या हैं और किस तरह से ये दोनों के टीके असरदार और कैसे लगाए जाते हैं? देखिए, जितने भी टीके अवेलेबल हैं वो सभी असरदार हैं। अभी जितनी भी वैक्सीन है वो सभी आपकी इंट्रामस्कुलर ही हैं। जो आप अडल्ट को भी जो वैक्सीन देते हैं सब इंट्रामस्कुलर हैं। आने के साथ आगे पर हम समय में उम्मीद करते हैं कि इंट्रानेजल वैक्सीन भी उपलब्ध होंगी, जिसमें कि थोड़ा एडेड बेनिफिट होगा लोकल इम्यूनिटी का, और आपको इंजेक्शन नहीं लगेगा, तो एक पेनलेस एक प्रोसीजर हो जाएगा और आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा लोगों को और दे पाएंगे। तो ये अभी आने वाले समय की बात है। आज फिलहाल की तारीख में तो अभी भी जो वैक्सीन है सब इंट्रामस्कुलर ही हैं और सब सेफ है और इफेक्टिव है। जी डॉक्टर साहब, बच्चों के टीकाकरण में दोनों डोज के बीच में कितना अंतर रेकमेंड किया गया है गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग? देखिए, गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग वही 8 हफ्ते का अंतर ही है जो रिकमेंडेड है, तो आपको उसी को फॉलो करना है। जी, यानी दोनों डोज के बीच में जो 28 से 32 दिन का जो गैप है वही रखना है और वही टीका लगवाना है जो कि पहला वाला टीका लगवाना। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, पहले कहा जा रहा था कि बच्चों में कोरोना का जो असर है वो इतना ज्यादा नहीं होगा, ऐसे में फिर टीकाकरण की क्या जरूरत आन पड़ी है इतनी बच्चों के लिए? देखिए, अब केवल हमारी जो पूरी अगर पॉपुलेशन की बात करें तो उसमें जो ससेप्टेबल पॉपुलेशन है सबसे ज्यादा वो अब बच्चे हैं, क्योंकि जो 70% से ज्यादा हमारी जो अडल्ट पॉपुलेशन है वो वैक्सीनेट हो चुकी है। तो इसलिए हमें लगता है कि आगे जो ट्रांसमिशन होगा वो बच्चों के थ्रू ज्यादा होगा। और पहले भी जो ट्रांसमिशन देखा गया है तो बच्चे उसमें कैरियर की तरह ज्यादा काम करते हैं कि उससे एक दूसरे को इन्फेक्शन होता है, घर के बाकी लोगों को इन्फेक्शन होता है। तो आगे आने वाले समय में क्योंकि केवल यही ससेप्टेबल पॉपुलेशन रह जाएगी, तो हम उम्मीद करते हैं कि जो भी सीवियर केसेस देखेंगे या जो भी डेथ्स हम देखेंगे वो सब हम इसी पॉपुलेशन में देखेंगे। तो इसलिए हम चाहते हैं कि बच्चों को भी जितना जल्दी हो सके हम प्रोटेक्ट करें। जी डॉक्टर साहब, कोरोना ने जब अपने पैर पसारने शुरू किए, अल्फा और डेल्टा दोनों ही बहुत ही घातक रहे थे। ओमिक्रॉन ने उतना लोगों को घातक सिद्ध नहीं हुआ है, हालांकि वो उसका फैलाव बहुत ज्यादा था। अब जब दोबारा से केसेस बढ़ रहे हैं, क्या इसमें टेस्ट कराना इतना जरूरी है या फिर ये मान के चलें कि ओमिक्रॉन की तरह इसका संक्रमण जो रेट है वो बहुत ज्यादा है और टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है? अगर आपको बुखार होता है तो आप अपनी डिस्पेंसरी या अपने चिकित्सक के पास जाएं, बुखार की दवाई लें और फिर उसके खत्म होने का इंतजार करें, या फिर हमारे को जाके सबसे पहले कोरोना टेस्ट कराना होगा? जी बिल्कुल। देखिए, मुझे लगता है समय के साथ साथ हमें ये सब को समझना जरूरी है कि कोरोना वायरस भी एक नॉर्मल वायरल इलनेस की तरह ही है। तो अगर हमें उसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है तो हमें अपने हेल्थ सिस्टम को अगर हम प्रेशराइज ना करें तो वो बेहतर होगा। देखिए, कहीं बहुत जरूरत है या किसी को कोई बहुत कोमॉर्बिडिटीज है तो ऐसे समय में टेस्ट कराना जरूरी है। बट अगर आपको लगता है कि नॉर्मल वायरल इलनेस की तरह आपको बुखार हुआ है और आप एक आध दिन में आप होपफुली ठीक हो जाएंगे, तो उस समय टेस्ट करके आप अपना भी समय खराब करते हैं, एक हेल्थ केयर सिस्टम का भी समय खराब करते हैं और अपने रिसोर्सेज को भी वेस्ट करते हैं। तो आई थिंक अब ये हाई टाइम है, हम सब में इतनी समझ है कि हम इस चीज को समझें और अगर जरूरत नहीं है बहुत ज्यादा तो हम टेस्ट की तरफ अननेसेसरली ना दौड़ें। जी
डॉक्टर, कोरोना के बाद ये देखा गया है जिन्हें अल्फा हुआ, डेल्टा हुआ और फिर ओमिक्रॉन से जो अफेक्टेड हुए, उनमें कुछ लॉन्ग कोविड के लक्षण आ रखे हैं। ऐसे में डॉक्टर साहब, जब आपके पास कोई मरीज आता है और उसको पता चलता है, आपको पता चलता है कि उसको कोरोना था और फिर उसको कोई और बीमारी हो गई, ऐसे में उसका इलाज क्या कुछ अलग तरीके से किया जाता है या जिस बीमारी के लिए वो आया है उसी तरीके से उसका इलाज किया जाता है? देखिए, उसका इलाज तो उसी तरीके से किया जाता है वो जिस बीमारी के लिए भर्ती हुए हैं। बट कोविड का जो है आपको हमें एडिशनली देखना होता है कि क्या उसकी वजह से क्या इफेक्ट है। अगर कुछ लोगों को, जैसे आपने लॉन्ग कोविड की बात की, कुछ लोगों को कोविड के बाद आर्थ्राल्जियाज है, मसल पेन्स है, फटीग है, तो डिपेंड करता है वो कितना सीवियर है और उसमें हमें क्या कोई दूसरी गठिया का कारण ढूंढने की भी जरूरत है। कि कुछ वायरल इलनेसेस में 6 महीने तक ये चीज नॉर्मली देखी जाती है। उसके बियॉन्ड भी अगर आपको ये चीज परसिस्ट कर रही है तो हो सकता है कोई और गठिया साथ में ना हो। ऐसी ही सांस की अगर बात की जाए तो अगर आपको सांस बहुत ज्यादा फूलती है तो डॉक्टर आपका सीटी स्कैन करा के देखना चाहेंगे, उसमें कितना फाइब्रोसिस है, क्या है, उसके अकॉर्डिंगली वो आपको एडवाइस करेंगे। तो ये डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट। इसमें कोई जनरल अब मैं आपको गाइडलाइंस या वो तो नहीं बता पाऊंगी, बट इसमें पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करता है क्या सिम्टम्स हैं। जी, इस बीच हमारी एक और श्रोता जो है वो हमसे जुड़ गई हैं, श्रीमती प्रेम गर्ग। आइए सुनते हैं उनका क्या सवाल है, उनकी क्या जिज्ञासा है। मिसेस प्रेम, स्वागत है आपका आज के इस कार्यक्रम में। हाँ जी, नमस्कार डॉक्टर साहब। हाँ जी, नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार जी। मैं ये पूछना चाह रही थी कि जैसे हमें थोड़े दिन अभी टेम्परेचर हुआ है और 9900 था 2 दिन, और अभी हमें खांसी जुकाम है, तो क्या हमें अभी टेस्ट कराना चाहिए? देखिए, जैसा कि हमने डिस्कस किया, अगर माइल्ड सिम्टम्स हैं तो आप केवल आइसोलेशन फॉलो कर सकते हैं, क्रोसिन की गोली ले सकते हैं। अगर उसके बावजूद 3-4 दिन के बाद भी अगर आपके सिम्टम्स रिलीफ नहीं आता है तब, या कोई सांस में दिक्कत होती है, कोई अनयूजुअल सिम्टम होता है, तब आप जरूर टेस्ट कराएं। जी, डॉक्टर साहब, ये कोरोना का टेस्ट नहीं कराते हैं और ठीक हो जाते हैं, ऐसे में इनको बूस्टर डोज की भी वक्त आ जाता है, तो इन्हें क्या बूस्टर डोज लगवानी चाहिए या कुछ और इंतजार करना चाहिए? आप थोड़ा सा गैप ले सकते हैं, क्योंकि अगर नेचुरल इन्फेक्शन होता है तो कुछ समय तक 3 से 6 महीने तक हम उम्मीद करते हैं उसकी भी इम्यूनिटी रहती है। तो कम से कम हम यूजुअली बोलते हैं कि आप 3 महीने तक के लिए आप रुक सकते हैं अगर आपको एक नेचुरल इन्फेक्शन हुआ है और उससे इम्यूनिटी आपको मिली है। तो वो डिपेंड करता है, कम से कम कुछ समय के लिए, अगर, क्योंकि हम गारंटी से नहीं कह सकते कि आपको कोविड हुआ या कोई और वायरल इलनेस हुई है, तो आप कम से कम आप 3 से 4 हफ्ते के लिए आप जरूर रुकें। उसके बाद अगर आपको लगता है तो आप वैक्सीनेशन ले सकते हैं। जी, डॉक्टर साहब, कार्यक्रम के हम उस पड़ाव पर आप पहुंचे हैं जहां हम अपने विशेषज्ञ से एक संदेश चाहते हैं अपने सुनने वालों के लिए, ताकि वो अपने आप को कोरोना जैसी महामारी से अपने आप को बचा कर रख सकें। डॉक्टर रूपाली जी, बिल्कुल। देखिए, मैं यही कहना चाहूंगी कि आप सब स्वस्थ रहें, सतर्क रहें और पैनिक ना करें। कोई भी वेव आए, वही स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस हैं, हैंड हाइजीन, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना, कफ एटिकेट्स फॉलो करना, और सबसे इम्पोर्टेंट है आपकी सोशल वैक्सीन, यानी कि ये सब सोशल वैक्सीन के अलावा है दूसरी वैक्सीन। तो सभी लोग जल्दी से जल्दी अपनी वैक्सीन लें और बच्चों को भी आप वैक्सीन दें। और शायद मैंने 8 वीक्स बोला था, तो नहीं, गैप इज 4 वीक्स मेरे मुंह से निकल गया था। तो बच्चों की जो डोज है वैक्सीन की, उसके बीच में भी आपका 4 वीक्स का ही गैप है, 28 डेज का। तो आपको ये जरूर याद रखना है कि वैक्सीन से डरने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी हम 2-2.5 साल हो गया है इस बीमारी से लड़ते हुए, वैक्सीन की सेफ्टी और एफिकेसी देखते हुए, तो ना घबराएं और आप आगे जाके वैक्सीन जरूर लें। डॉक्टर रूपाली, इस महत्वपूर्ण संदेश के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी राय हमारे साथ साझा करने के लिए और हमारे श्रोताओं की जितनी भी जिज्ञासाएं थी उनको शांत करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद नवीन जी, बुलाने के लिए। थैंक। श्रोताओं, आज के इस अंक में बस इतना ही, और हमें उम्मीद है कि आप इस कार्यक्रम का जरूर लाभ उठाएंगे और जितनी भी बातें आपने इस कार्यक्रम में अभी सीखी हैं उसको जरूर अपनाएंगे और अपने आप को कोरोना से बचा के रखेंगे। अंक में आज के बस इतना ही। मुझे यानी नवीन को दें इजाजत। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थीं दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल की डॉक्टर रूपाली मलिक। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।